हेलो एवरीवन। आज हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट है। आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि काव्य रीति के कितने भेद हैं। ऑप्शन दिया है 2, 4, 8 या 3। तो देखिए काव्य रीति के 3 भेद होते हैं। कितने? 3। कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है वैदर्भी, एक होता है गौड़ी और एक होता है पांचाली। ठीक है। अब बात ये आती काव्य रीति होती क्या है, मतलब कहते किसे हैं। तो किसी भी काव्य की रचना के लिए कवि द्वारा जिस शैली का प्रयोग किया जाता है ना, उसे काव्य रीति कहते हैं। और काव्य रीति कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। कौन कौन से? वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। कह रहा है जल, प्राण, पुत्र इनमें से किस शब्द के अनेकार्थी हैं। अब बात यह आती कि अनेकार्थी शब्द कहते किसे हैं। देखिए वे शब्द जिनके एक से ज़्यादा अर्थ हों, ठीक है, उन्हें हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। मतलब एक से ज़्यादा जिन शब्दों के अर्थ होते हैं ना, उन्हें हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। तो जल, प्राण, पुत्र, ठीक है, किस शब्द के अनेकार्थी? तो वो जीवन के हैं। किसके? जीवन के। यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। कह रहा है इनमें से हार की जीत कहानी के कहानीकार कौन है। ऑप्शन दिया है रांगेय राघव, यादवेंद्र शर्मा चंद्र, कमलेश्वर या सुदर्शन। तो ये कौन है? सुदर्शन है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर हम बात करें कि सुदर्शन की अन्य कहानियाँ कौन कौन सी हैं, देखिए एक है सुप्रभात, परिवर्तन, सुदर्शन सुधा, तीर्थ यात्रा, पनघट और अठन्नी का चोर। ठीक है, चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है इनमें से सर्वनाम शब्द कौन सा है। नींद, रोग, सफाई या कौन। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा, कौन। अच्छा अब हम बात करते हैं कि सर्वनाम शब्द होते क्या, यानी सर्वनाम कहते किसे हैं। देखिए वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं ना, उसे हम सर्वनाम कहते हैं। अब बात ये आती है कि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? देखिए एक होता है पुरुषवाचक, एक होता है निजवाचक, ठीक है, फिर निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। तो कितने भेद होते हैं? 6। कौन कौन से? पहला पुरुषवाचक, दूसरा निजवाचक, तीसरा निश्चयवाचक, चौथा अनिश्चयवाचक, पांचवां संबंधवाचक और छठवां प्रश्नवाचक। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है। ऑप्शन दिया है विशेष्य के अनुसार, स्त्रीलिंग होता है, स्वतंत्र रहता है या पुल्लिंग के अनुसार होता है। देखिए जो विशेषण का लिंग होता है ना, वो हमेशा विशेष्य के अनुसार होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो कह रहा है इनमें से मधुशाला के लेखक कौन है। ऑप्शन दिया हरिवंश राय बच्चन, भगवती चरण वर्मा, महादेवी वर्मा या जयशंकर प्रसाद। तो देखिए ये हरिवंश राय बच्चन जी, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हरिवंश राय बच्चन की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। देखिए एक है दो चट्टानें, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका नीड़ का निर्माण फिर। ठीक है, फिर अगला है वसेरे से दूर, मधुबाला, क्या भूलूं क्या याद करूं, शहीद की माँ, अग्निपथ, यात्रा और यात्री। ये किसके हैं आपके? ये हरिवंश राय बच्चन की रचनाएं हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा आदरणीय व्यक्तियों के लिए हमेशा किस वचन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन दिया है एक वचन, बहुवचन, दोनों या इनमें से कोई नहीं। देखिए आदरणीय व्यक्तियों के लिए हमेशा हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। किसका? बहुवचन का। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, तो एग्जाम्पल है कि पिताजी बाजार गए हैं। ठीक है, तो क्या हमने बोला यहाँ पे कि पिताजी बाजार गए हैं। ठीक है, तो क्या होगा, ये आदर्शसूचक शब्द का हमने यहाँ पे प्रयोग किया। तो आदरणीय व्यक्तियों के लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है इनमें से विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है। ठीक है, देखिए विभत्स रस का स्थायी भाव आपका जुगुप्सा होता है। क्या होता है? जुगुप्सा होता है। आइए हम कुछ रस और उसके स्थायी भाव के बारे में बात करें। तो हमने बताया कि विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा होता है। वीर रस का पूछे स्थायी भाव तो उत्साह होता है, और करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा मातृहंता में कौन सा समास है। मातृहंता में कौन सा समास है। ऑप्शन में दिया कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास या द्विगु समास। तो देखिए सबसे पहले तो हम मातृहंता का समास विग्रह करते हैं। इसका समास विग्रह होगा माता की हत्या करने वाला। ठीक है, यानी माता की जो हत्या करता है उसको बोलते हैं मातृहंता। ठीक है, तो इसमें कौन सा होगा आपका? तत्पुरुष समास होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है। ऑप्शन दिया है पूर्ण भूत, ठीक है, सामान्य भूत, संदिग्ध भूत या फिर आसन्न भूतकाल। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर आपका सही होगा। ठीक है, पूर्ण भूतकाल, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा ना। मैं खाना खा चुका था, ऑप्शन नंबर ए पूर्ण भूतकाल बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, तो देखिए अगर इसकी परिभाषा की बात करें, तो क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में उसकी पूर्ण संपन्नता का बोध होता है, ठीक है, ऐसी क्रिया पूर्ण भूतकालिक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे वह गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है। शुद्ध शब्द पूछा है आपसे।
इसका होगा विद्या वाचस्पति, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा विद्या वाचस्पति, ये बाकी सब गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा हिंदी शब्दकोश में छ यानी छत्रीय छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो ये आपका आता है क के बाद, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए अगर हम बात करें छत्रीय छ की, तो जो छत्रीय छ होता है ना, इसका निर्माण आपका होता है क, ठीक है, प्लस षष्ठकोण स से। किससे होता है? क प्लस षष्ठकोण स से, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा सौर सैनी अपभ्रंश से, ठीक है, सौर सैनी अपभ्रंश से विकसित भाषाओं का सही क्रम क्या है? ठीक है, कौन कौन सा है? देखिए ऑप्शन में क्या दिया आपका, ऑप्शन एक में दिया है 1 2 3 4 मतलब राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी, बांग्ला, ठीक है। ऑप्शन बी में कह रहा है 1 2 3 यानी कि राजस्थानी, गुजराती और पंजाबी। ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है कि राजस्थानी और फिर गुजराती, और ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है कि गुजराती और बांग्ला। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, यानी 1 और 2 मतलब एक कौन सा आपका राजस्थानी और 2 मतलब गुजराती, यानी राजस्थानी और गुजराती है, ठीक है। चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि इनमें से धड़ाक में कौन सा प्रत्यय है? अब बात आती है प्रत्यय क्या होते हैं। देखिए प्रत्यय एक शब्दांश होते हैं जो कि शब्द के अंत में जुड़ते हैं, ठीक है, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो कह रहा धड़ाक में कौन सा प्रत्यय है? धड़क, आक, अक या धड़, ठीक है। तो इसमें आपका क्या होगा? आक प्रत्यय, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। तो धड़ाक में कौन सा प्रत्यय है? आक प्रत्यय है, ठीक है। तो जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उसे ही प्रत्यय कहते हैं, और उपसर्ग क्या होता है? वो शब्द के आगे जुड़ते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी है? पढ़ाई, पढ़ाई, लड़ाई, भलाई या कमाई, ठीक है। इसका होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब, यानी भलाई। तो क्या बोला है? क्रिया से नहीं बनी है। देखिए क्रिया की बात करें तो पढ़ना क्रिया है, लड़ना क्रिया है, ठीक है, और कमाना भी क्रिया है, लेकिन भलाई में कोई क्रिया नहीं है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि कौन सी भाववाचक संज्ञा जो क्रिया से नहीं बनी है, तो आपकी भलाई है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा जो बहुत मंद गति से कार्य करता है उसके लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? मंथर, दीर्घसूची, मंदाक्रांता या शतवर, ठीक है। तो उसे हम मंथर कहते हैं, मतलब कि जो बहुत मंद गति से काम करता है उसे मंथर कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं सत्वर। देखिए सत्वर का अर्थ क्या होता है कि शीघ्र, यानी तुरंत, झटपट, ये सब सत्वर के अर्थ होते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है द्विज का अनेकार्थी क्या है? ठीक है, द्विज का अनेकार्थी क्या है? ऑप्शन दिया है हाथी, वस्त्र, दांत या जल, ठीक है। तो इसका होगा आपका दांत, क्या होगा? दांत, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। अगर हम बात करें कि द्विज के अन्य अनेकार्थी शब्द कौन कौन से, देखिए पक्षी होता है, ब्रह्मांड होता है और चंद्रमा इत्यादि, ये सब किसके हैं? द्विज के अनेकार्थी शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा इनमें से घोटक शब्द क्या है? क्या देशज है, तद्भव है, तत्सम है या फिर विदेशज है? तो जो घोटक है ना वो आपका ये तत्सम शब्द है। कौन सा? तत्सम, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। यानी घोटक आपका तत्सम है, लेकिन पूछे कि इसका तद्भव क्या होगा, तो घोड़ा इसका तद्भव होगा, यानी घोटक आपका तत्सम है और घोड़ा तद्भव है। तो वे शब्द जो संस्कृत से सीधे हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं ना उसे तत्सम शब्द कहते हैं, ठीक है। तो तत्सम की परिभाषा क्या होती है कि वे शब्द जो संस्कृत से सीधे हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 से 21 जो है ना, ये अनुच्छेद को पढ़ के इसमें से प्रश्नों का उत्तर देना है। तो अनुच्छेद क्या क्या दिया हमारा? कह रहा अब न गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ, अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा, अरुण उद्याचल सजाने आ रहा हूँ, कल्पना में आज तक उड़ते रहे तुम, साधना से सिहर कर मुड़ते रहे तुम, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि उपयुक्त काव्यांश में गहरी नींद में सोने का क्या अर्थ है? क्या परिश्रमी होना, बेखबर होना, चिंतायुक्त होना या मृत्यु को प्राप्त होना, ठीक है। इसका आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब बेखबर होना। देखिए इसमें अगर हम बात करें अनुच्छेद में तो वहीं दिया है ना कि अब न गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ, ठीक है, अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा,
अरुण उदयाचल सजाने आ रहा हूँ, कल्पना में आज तक तुम उड़ते रहे, ठीक है, साधना से सिहर कर मुड़ते रहे। तो कौन सा होगा? बेखबर, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। तो उपयुक्त काव्यांश में गहरी नींद में सोने का क्या अर्थ है? मतलब बेखबर होना, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा उपयुक्त काव्यांश के अनुसार कवि लोगों को कहाँ नहीं जाने देगा। ठीक है, उपयुक्त काव्यांश के अनुसार कवि लोगों को कहाँ नहीं जाने देगा। ऑप्शन दे रहा है अतल गहराई में, जहाँ सूर्य अस्त होता है, पतन की राह पर, या फिर पाताल में। तो इसका होगा पतन की राह में। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। तो कह रहा है उपयुक्त काव्यांश में कवि किस तरह के व्यक्तियों को संबोधित कर रहा है? जो अत्यधिक प्रेरित हैं, जो बहुत परिश्रमी हैं, या फिर जो आकाश की ऊंचाई को छूना चाहते हैं, या डी में कह रहा है कि जो जीवन की कठोर वास्तविकताओं से बेखबर हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो जीवन की कठोर वास्तविकताओं से बेखबर है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, यानी वाच्य के प्रकार पूछा है। तो क्या वाच्य 4 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, 5 या फिर 3 प्रकार का होता है? तो जो वाच्य आपका होता है ना, वो आपका 3 प्रकार का होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। तो वाच्य कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है कर्तृवाच्य, दूसरा होता है कर्मवाच्य, और तीसरा होता है भाववाच्य। कौन कौन सा? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, यानी वाच्य के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है अल्पायु में कौन सा प्रत्यय है। ठीक है, कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन दिया है यु, वायु, आयु या अल्प। अब आपसे प्रत्यय पूछा है। ठीक है, तो प्रत्यय कौन सा होगा? आयु होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। देखिए अल्पायु का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो होगा अल्प प्लस आयु। ठीक है, तो आयु हमारा क्या है? प्रत्यय है। प्रत्यय क्या होते हैं कि जो शब्द के अंत में जुड़कर शब्द का अर्थ परिवर्तन कर देते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है इनमें से कौन सा प्रकार वर्तमान काल का नहीं है। ध्यान दीजिएगा, पूछा है नहीं है। ठीक है, सामान्य वर्तमान, संभाव्य वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान या फिर आसन्न वर्तमान। तो देखिए जो आसन्न वर्तमान होता है ना, ठीक है, ये आपका कोई भी वर्तमान काल का भेद नहीं होता। और वही आपसे पूछा है कि वर्तमान काल का भेद नहीं है। देखिए सामान्य वर्तमान भी होता है, संभाव्य भी होता है और तात्कालिक भी होता है, लेकिन आसन्न भूत जो है ये नहीं होता है। ठीक है, ये आसन्न भूत दिया है यहाँ पे, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया कौन सी धातु कहलाती है? क्या द्विकर्मक धातु है, साधित सकर्मक धातु, संयुक्त धातु या फिर समस्त धातु? तो कौन सा इसका होगा? आपका होगा इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब, यानी कि साधित सकर्मक धातु कहलाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 कह निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग उर्दू का नहीं है। अब देखिए एक होता है उपसर्ग, एक होता है प्रत्यय। हमने बताया जो उपसर्ग होता है ना वो शब्द के आरंभ मतलब आगे जुड़ता है और प्रत्यय शब्द के पीछे जुड़ते हैं। तो हमसे क्या पूछा है? उपसर्ग। और कौन सा उपसर्ग जो उर्दू का नहीं है ये पूछा है। ठीक है, तो देखिए खुश भी होता है, कमर भी होता है, कम भी होता है, गैर भी होता है, लेकिन ऊन नहीं होता है। ठीक है, और आपसे क्या पूछा है कि नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। तो खुश, कम, गैर ये सब क्या है? आपके उर्दू के उपसर्ग हैं, लेकिन उन जो है उर्दू का उपसर्ग नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा आजीवन में कौन सा समास है। ठीक है, आजीवन में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय या फिर अव्ययी भाव समास? तो इसमें आपका अव्ययी भाव समास है। कौन सा? अव्ययी भाव समास, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, यानी अब बात करते हैं कि अव्ययी भाव समास होता क्या है। देखिए इसमें क्या होता है ना, इसमें अव्यय का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आजीवन। ठीक है, आजीवन में आपका आ क्या है? आपका उपसर्ग है। ठीक है, आइए इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। देखिए जो अव्ययी भाव समास होता है ना, तो जिस समासिक शब्द में प्रथम पद प्रधान होता है, मतलब जो अव्ययी भाव समास है ना, इसमें आपका पहला पद जो होता है ये प्रधान होता है। ठीक है, और उत्तर पद क्या होता है? गौड़ होता है, तथा अव्यय की तरह प्रयुक्त होता है, मतलब अव्यय की तरह प्रयुक्त होता है, अव्ययी भाव समास कहलाता है। जैसे अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, जैसे आपका आमरण हुआ, ठीक है, यथा समय हुआ, प्रतिदिन हुआ, आजीवन हुआ, भरपेट हुआ, ये सब आपके अव्ययी भाव समास के उदाहरण है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 28 पे कह रहा इनमें से कौन सी बोली उदासीन आकार बहुला है। क्या पूछा? उदासीन, ठीक है, आकार बहुला है। बघेली, ब्रज, कन्नौजी या फिर बुंदेली? ठीक है, तो इसमें आपका होगा बघेली, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, तो पूछा है कि इनमें से कौन सी बोली उदासीन आकार बहुला है, तो बघेली है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है इनमें से किस भाषा की मुख्य बोलियां विष्णुपुरिया हैं? ठीक है, कौन कौन सी हैं? तो देखिए इसमें होगा आपका असमी। ठीक है, कौन सा होगा? असमी, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है इनमें से कली कथा वाया बाईपास उपन्यास के रचनाकार कौन है? ठीक है, तो कौन है वो? तो अलका सरावगी हैं। ठीक है, अलका सरावगी हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। कह रहा है इनमें से पार्थिव शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य क्या होगा? पार्थिव, ठीक है, पार्थिव शब्द, तो इसके लिए क्या होगा? इसका होगा जिसका संबंध पृथ्वी से है। मतलब आपसे पार्थिव शब्द का अर्थ पूछा है। ठीक है, तो जिसका संबंध मनुष्य से है, ईश्वर से, प्रता से नहीं, सीधा होगा पृथ्वी, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, जिसका संबंध पृथ्वी से है। तो पूछा क्या क्वेश्चन कि इनमें से पार्थिव शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य क्या होगा? तो जिसका संबंध पृथ्वी से होता है उसे हम पार्थिव कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है विरोधाभास अलंकार निम्नलिखित में से किस अलंकार की श्रेणी में आता है? अर्थालंकार, शब्दालंकार, क ख दोनों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही जवाब होगा इस पर, ऑप्शन नंबर ए अर्थालंकार। क्वेश्चन का पूछा था आपसे कि विरोधाभास अलंकार निम्नलिखित में से किस अलंकार की श्रेणी में आता है? तो अर्थालंकार का भेद होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कृष्णा सोबती को साहित्य अकादमी पुरस्कार उनकी किस कृति पर दिया गया था? ठीक है, तो आपकी ज़िंदगी नामान सन 1979 में दिया गया था आपका। तो कृष्णा सोबती को साहित्य अकादमी पुरस्कार उनकी किस कृति पर दिया गया था? तो ज़िंदगी नामा पे दिया गया था। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं। कहता है कि इनमें से अभिनव गुप्त का प्रमुख दार्शनिक मत क्या है? ठीक है, क्या है? तो शैव, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा ना। तो इनमें से अभिनव गुप्त का प्रमुख दार्शनिक मत क्या है? शैव, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन में दिया है झगड़े में दोनों पक्ष दोषी होते हैं, हर बात पर ताली नहीं बजती, काम करने के लिए दोनों हाथों की ज़रूरत होती है, या अकेला दमी झगड़ा नहीं करता। ठीक है, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है कि झगड़ा में, ठीक, जो झगड़ा होता है ना उसमें दोनों पक्ष दोषी होते हैं, इसलिए कहते हैं कि एक हाथ से ताली नहीं बजती। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा द्रुत विलंबित में गणों का क्रम क्या है? ठीक है, द्रुत विलंबित में गणों का क्रम क्या है? इसमें होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। हाँ, यहाँ पे देखिए ये है नगड़ भगड़, ठीक है, और फिर रगड़, नगड़ भगड़ भगड़ रगड़। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। कह रहा उपविराम का चिन्ह, ठीक है, इनमें से कौन सा है? उपविराम का चिन्ह कौन सा है? तो इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर ए है ना बिल्कुल सही जवाब, इसे हम उपविराम का चिन्ह कहते हैं। ठीक है, ये क्या है? उपविराम का चिन्ह है। ठीक है, चलिए अब बात आती है ये, तो इसे हम योजक चिन्ह कहते हैं। ये क्या है? योजक चिन्ह है। ठीक है, और ये जो आपको दिख रहा है ये आपका विवरण चिन्ह है, ये कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका विवरण चिन्ह है, योजक चिन्ह है, और ये उपविराम का चिन्ह है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा इनमें से कौन सा शब्द आकाश का पर्यायवाची है? ठीक है, आकाश का पर्यायवाची पूछा आपसे, व्योम, धरा, तम, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो क्या होगा? व्योम, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा, आकाश के और कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं? देखिए, एक होता है व्योम, गगन, अब्र, अंबर, नभ, अंतरिक्ष, उसके बाद होता है आसमान, फिर अनंत। ठीक है, ये सब क्या है? ये आपके आकाश के पर्यायवाची हैं। अच्छा, अगर पूछे आपसे धरा, ठीक है, धरा का पर्यायवाची क्या क्या है? तो देखिए भूमि, धरती, वसुधा, वसुंधरा और इला। ठीक है, किसके लिए? धरती के पर्यायवाची हैं। ठीक है, उसके बाद आगे हम बात करते हैं तम का पर्यायवाची क्या होता है? अंधकार, अंधेरा, तिमिर, तमस इत्यादि। ये सब किसके हैं? ये सब तम के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि विखंडनवाद का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था? ठीक है, विखंडनवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो वो आपका दिया था देरिदा ने। किसने दिया था? देरिदा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, तो विखंडनवाद का सिद्धांत देरिदा ने दिया था। अब बात करते हैं देरिदा के बारे में थोड़ी सी। देखिए, देरिदा जो है ना, इनका जन्म 15 जुलाई सन 1930 ईस्वी को अल्जीरिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? अल्जीरिया में हुआ था। ठीक है, और ये एक क्या है? फ्रांसीसी दार्शनिक थी। ठीक है, सॉरी, ये फ्रांसीसी दार्शनिक थे। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द सरल का विलोम है? अब विलोम पूछा है, सरल का क्या होता है? सीधी सी बात है, जटिल होता है। ठीक है, अच्छा, कुछ हम विलोम शब्द के बारे में बात करें। देखिए, वक्र का आपका होता है ऋजु। ठीक है, उसके बाद दिया है घुमावदार का होता है सीधा, और आय का होता है व्यय। ठीक है, आय का क्या होता है? व्यय। लेकिन यहाँ पे हमसे पूछा है
ठीक है, कि कौन सा शब्द सरल का विलोम है। तो सरल का विलोम क्या होता है? जटिल होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है।